नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग मूर्छा व्याधि पढ़ेंगे और मूर्छा व्याधि में हम लोग ना सन्निपातजा मूर्छा ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वातज मूर्छा, पित्तज मूर्छा और कफजा मूर्छा देख लिया है। अभी हम लोग सन्निपातजा मूर्छा देखेंगे। तो श्लोक में बहुत अच्छा बताया है। पहले हम ये लोग देखते हैं, ये पढ़ते हैं श्लोक और उसके बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बताया है, सर्वाकृति सन्निपातद अपस्मार इवागतः स जंतुम पातत्याशु बिना विभस्त चेष्टित ही। इसका मतलब ये है कि जिस मूर्छा में ऊपर कहे हुए तीनों दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मतलब वातज वाले सिम्टम भी देखते हैं, पित्तज वाले भी देखते हैं, कफज वाले भी देखते हैं। वातज वाले में क्या है कि सारा काला काला दिखने लगता है, फिर बहुत ज्यादा मतलब घबराहट होती है बहुत ज्यादा, और उसमें पेन भी होता है। पित्तज में सारा दाह पाक होता है और पीला पीला सब दिखने लगता है। कफज में लार गिरने लगता है और फिर बहुत ज्यादा मतलब कफ के सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ऐसे सारे दिखते हैं। और इसमें अपस्मार के समान मूर्छा आती है, लेकिन फिट्स नहीं आते, लेकिन अपस्मार जैसे मूर्छा आती है। शीघ्र ही मनुष्य गिर पड़ता है और देर से होश में आता है, और मुंह से फेन नहीं आता है, क्योंकि फेन जो है वो अपस्मार में आता है, इसमें नहीं आता है। दांत बैठ न जाए, आंखों की पुतली भी ना चढ़े, तो उसे त्रिदोष की मूर्छा समझना चाहिए। ये शायद हो चुका था। इसके बाद में 14 नंबर का श्लोक देखते हैं। ये सन्निपातज वाला हो चुका था। रक्तजा मूर्छा के लक्षण यह अभी करना है। इसमें बताया है 14 नंबर का श्लोक कि पृथ्व्याम स्तमो रूपम रक्तगंधस्तन्मयः तस्मात् रक्तस्य गंधेन मूर्छन्ति भुवि मानवाः द्रव्य स्वभाव इत्येके दृश्य यद्भि मोहयति। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी और जल तमोरूप है, इसलिए रुधिर की गंध भी तमोरूप है। मतलब जो रक्त जो रहता है ना, वह पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत प्रधान रहता है। तो रुधिर की जो रहती है, रक्त की सॉरी, रक्त की गंध जो है वह तमोरूप है। इसी कारण रुधिर की गंध से मनुष्य को मूर्छा आती है। यह भी हो चुका था, हम लोगों ने पढ़ा था, तभी एक बार रिपीट हो जाता है। तो कुछ लोगों को ना केवल रुधिर को देखते ही मूर्छा आने लगती है। रुधिर पृथ्वी और जल का रूप है, इसलिए वह तमो रूप है। जो मनुष्य तामस प्रकृति के है, उन्हीं को रुधिर की गंध से मूर्छा आती है। मतलब कहीं पर भी ब्लड देखते हैं, उनका स्मेल दिख जाता है, तो उनको मूर्छा आ जाती है। जो राजस और सात्विक प्रकृति के हैं, उनको रुधिर की गंध से मूर्छा नहीं आती है, ऐसे इन्होंने बताया है। रक्तजा मूर्छा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और जल ये दोनों तमो रूप होते हैं। शास्त्र में कहा है कि तमो बहुला पृथ्वी। पृथ्वी पंच महाभूतों में पृथ्वी सब पृथ्वी आदि पंच महाभूतों में पृथ्वी तमो प्रधान होती है, तथा सत्व तमो बहुला आपह। मतलब जल तत्व में सत्व गुण और तमो गुण दोनों की बहुलता रहती है, इसलिए इन दोनों में तमो गुण की प्रधानता होने से तमो रूप माना गया है।
रक्तगंध रक्तगंध तद अन्वयः, रक्त में द्रवांश तो जल से आते हैं और गंधांश पृथ्वी से आते हैं। मतलब जितना भी लिक्विड चीज है रक्त में द्रवांश वो जल तत्व से आते हैं, और जो गंध आता है वो पार्थिव रहता है, इसलिए रक्त भी तमोरूप हुआ। इस रक्त तमो में रक्त के गंध से भूमिमान ऐसे मनुष्य जिनमें तमोगुण की अधिकता होती है मूर्छित हो जाया करते हैं। अर्थात पृथ्वी जल रक्त और रक्त के गंध से मूर्छित होने वाले ये सब मनुष्य तम से आवृत होते हैं। केवल यही नहीं, इनमें होने वाली मूर्छा भी तम प्रदान होती है, क्योंकि कहा है कि मूर्छा पित्त तम प्रायः। इन सब के तमोमय होने से रक्त की गंध को सूंघते ही तामस प्रकृति के मनुष्य मूर्छित हो जाया करते हैं। सात्विक और राजसिक प्रकृति के मनुष्य को रक्त के गंध से मूर्छा नहीं होती, इससे यह स्पष्ट है। कुछ आचार्य मानते हैं कि द्रव का स्वभाव ही ऐसा होता है जिसको देखकर मूर्छा आ जाती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कई मनुष्य इतने हृदय के दुर्बल होते हैं जिनको रक्तपात होना देखते ही मूर्छा हो जाया करती है। यह हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग विष और मध्य की मूर्छा का लक्षण देखते हैं। ये आज पढ़ना है 15 नंबर का। बाकी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, वातज मूर्छा, पित्तज मूर्छा, सब हमने पढ़ा हुआ है। एक मिनट म्यूट रखिए, घर की आवाज आ रही है। हाँ, अब हम लोग ना ये पढ़ेंगे विष का सेवन होने से मूर्छा और मद्य का सेवन होने से मूर्छा। ये भी हो चुका है हमारा, तब भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विष और मद्य में रुक्ष और आदि 10 गुण तीव्र रूप से रहते हैं, अतः इन 10 गुणों के कारण विषज और मध्य से यथोक्त गुणों की शक्ति के अनुसार मूर्छाएं होती हैं। ये मैंने पढ़ लिया था, एक बार रिवीजन हो जा रहा है। इसके बाद में 16 और 17 18 नंबर का श्लोक हम लोगों ने ये सब कर लिया था, बीच में ब्रेक हो जाता है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। रक्त जाति मूर्छा त्रय के रूप, इन्होंने जो बताया है कि ये 3 रूप क्या होते हैं। हाँ, आज ये पढ़ना है। इसमें बोल रहे हैं स्तब्धांग दृष्टि त्वसृजा गूढ़ोश्वासस्य मूर्छितः, मध्येन विल्पन्नश्चेते नष्ट विभ्रांत मानसः, गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जराम यावन्न याति तत्, विपतु स्वप्नस्तृष्णा विपतु स्वप्न तृष्णः स्युस्तमश्च विषमूर्छिते, वेदितव्यम तीव्रतवम यथा स्वम विषलक्षण ही। इसका मतलब यह है कि रक्तजा मूर्छा से मूर्छित व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं और अंग प्रत्यंग भी जकड़ जाते हैं। रक्तजा मूर्छा है। श्वास इस प्रकार से आता है कि प्रतीत ही नहीं होता है कि श्वास आ रहे हैं, श्वास की गति में रुकावट आ जाती है, आंखें और सब अंग निश्चल हो जाते हैं, मतलब वो मूवमेंट उनमें नहीं रहता है। मध्यजा मूर्छा के लक्षण बता रहे हैं कि मध्येन विलपनश्यते नष्ट विभ्रांत मानसा, मतलब मध्य वाला जो रहता है ना, वो किसी नाली के मुंह में बल के पड़ा हुआ बोलते रहता है, वह ना बकता रहता है, नॉन स्टॉप बोलता रहता है, और बोलते 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 थक जाता है, उसका चित्त जो है विक्षिप्त रहता है। नष्ट विभ्रांत मानसा, मतलब उसका मन जो रहता है वो विभ्रांत हो जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। जब तक मदिरा का परिपाक नहीं हो जाता तब तक मनुष्य हाथ पैर पटकता हुआ मूर्छित रहता है। विष की मूर्छा, अभी मध्य की भी मूर्छा बता रहे हैं और विष की भी मूर्छा बता रहे हैं और रुधिर की भी मूर्छा बता रहे हैं। तो विष की मूर्छा में देह में कंप हो जाता है, नींद बहुत आती है, प्यास होती है। फिर विष की मूर्छा में अंधेरा छा जाता है, और जड़ पत्ते दूध आदि में भी जैसा तीव्र विष होता है वैसे तीव्र मूर्छा होती है। इतना बढ़िया बता रहे हैं इन्होंने। ये जड़ पत्ते दूध आदि के भेद के जो बताया, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि विष के कारण मूर्छित मनुष्य के सारे शरीर में कंप होता है, पूरा बॉडी में कंपन होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है विष वाले मूर्छा में। इन लक्षणों की तीव्र अवस्था में ही मूर्छा होती है। इसके अतिरिक्त मूल में पत्र, फल, पुष्प, त्वचा, शीर, सात, निर्यास, धातु और कंद, इन दशों में जो विष खाया गया वो लक्षण पाए जाते हैं। मतलब किसी ने कोई जहरीला मूल खा लिया, किसी जहरीला पत्ते को खा लिया, किसी फल को खा लिया, किसी जहरीला पुष्प को खा लिया, किसी का त्वचा खा लिया, किसी का जहरीला शीर खा लिया वनस्पति का, सार खा लिया, निर्यास खा लिया, और धातु खा लिया, कंद खा लिया। तो इसमें जो पॉइजनिंग होता है वह सारा सारा ही तीव्र विष का होता है, सारे सिम्टम्स आते हैं और तीव्र मूर्छा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर सभी स्थावर विष का ही ग्रहण कर रहे हैं, मतलब पेड़ पौधों वाला है ही विष का ग्रहण किया जा रहा है।
मध्यजा मूर्छा में बताया कि मध्यजा मूर्छा में मनुष्य बोलते रहता है, प्रलाप करते रहता है, उसका मन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उल जलूल बकता रहता है, जब तक वमनादि द्वारा मध्य न निकल जाए अथवा कालानुसार उसका परिपाक न हो जाए, तब तक वो हाथ पांव पटकता रहता है, पड़ा पड़ा रहता है। और रक्तजा मूर्छा जो है वो बोल रहे हैं कि आंखें पथरा जाती हैं, अंग प्रत्यंग जो है वो जकड़ जाते हैं। टीकाकार बोलते हैं 16, 17, 18 नंबर के श्लोक में टीकाकार बोलते हैं कि रक्तजादि मूर्छा त्रयस्य रूपण्या, मतलब रक्तजा मूर्छा, मध्यजा मूर्छा और विषजा मूर्छा, इन तीनों मूर्छाओं के लक्षण कहते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि स्तब्ध त्यागी स्तब्धांग इत्यादि मूर्छत इत्यंत रक्त जाया। इसका मतलब यह है कि स्तब्धांग इत्यादि का मतलब है कि स्तब्ध हो जाता है। रक्तजा मूर्छा में आंखें जो रहती हैं वो स्तब्ध हो जाती हैं और पूरा शरीर भी स्तब्ध हो जाता है। रक्तजा मूर्छा में श्वास गुड़ होता है, लुप्त सा होता है, मतलब श्वास ले रहा है कि नहीं वो पता नहीं चलता है। फिर गुड़ के स्थान पर कुछ लोग मूड शब्द बोलते हैं। मूड का अर्थ होता है रुका हुआ श्वास, ऐसा करना चाहिए, ऐसा जटाचार्य का मत है। मदनेत्यादि तदित्यंतम मध्य जाया, मतलब यहाँ में मध्येन विलपन शेते जब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य मध्य वाला जब रहता है मूर्छा में, तो इसमें नष्ट विभ्रांत मानस है, त्यत्र निष्टनन भ्रांत मानसा, मतलब उसका माइंड जो है ना वो भ्रांत 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 रहता है। उसका मतलब वो क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ नहीं आता है उसको। और दूसरा क्या है कि निष्ठनन भ्रांत मानसा, वो एकदम कंफ्यूज्ड स्टेज में रहता है, कंफ्यूजन रहता है उसको। फिर बोल रहे हैं वेपत्यादि नाम विषज आया, जब विषज रहता है तो वेपतु आदि से होता है। वेपतु मतलब शरीर कांपते रहता है। यथा सम लक्षण रीति विषस्य मूल पत्र शिरादि भेदेन प्रातिस्विकम यदि लक्षणम मुक्तम शौषुत कल्प स्थाने तद लक्षण युक्त मूर्छा भवति इत्यर्थः। यहाँ पे वेपतु स्वप्न तृष्णा जब ये बता रहे हैं तो ये विषजा मूर्छा के लक्षण है। यथा स्वम विष लक्षण है, मतलब जो जो तरह का विष का सेवन किया जाए वो सारे सिम्टम हो जाते हैं। जैसे कि मूल खा लिया, किसी का जहरीला पेड़ का मूल खा लिया, पत्र खा लिया, शीर खा लिया, वैसे वैसे ही सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। और सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि सांप ने काट दिया, तो वैसे ही अलग अलग तरह के सांप, दर्भिकर सांप, राजीमन सांप, अलग अलग जो सांप काटते हैं, मंडली सांप, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो सब होते हैं। और ये विषयों का विशेष तरह से विस्तार जो है सुश्रुत कल्प स्थान में बताया है, उसको वहां पे दिखना चाहिए। अब मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को, आप लोग बताइए। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर एकता जी आई हैं क्या? एकता जी ने अभी देखा था एक पेशेंट जिसको सांप ने काटा था। एकता जी नहीं है। कोई आप लोग इस पे कुछ बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस? ऐसे पेशेंट देखे हैं कि रक्तजा मूर्छा के कैसे पेशेंट देखे आप लोगों ने, मध्यज कैसे देखे हैं और विषज कैसे देखे हैं? किसी ने कुछ देखे हैं तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कंचन जी आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ऐसे देखे हैं कि किसी ने कुछ जहरीला प्लांट खा लिया और आया और मूर्छित हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं दिखा सर, पर जैसे ये मदाते वाला तो ये दिखता ही है। रोड पे भी लोग पड़े रहते हैं बहुत बार, मुंबई में तो बहुत सारे दिखते हैं सर यहाँ पे। और ये जो रक्तजा है ना, वो भी दिखता ही है सर, क्योंकि हम कॉलेज में थे ना, तब जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वगैरह रहते थे, मतलब जिनको पता ही नहीं है सब चीजें, तो होता था सर। मेरी फ्रेंड्स भी काफी, 2-3 फ्रेंड्स मेरी ऐसी थी कि जैसे ब्लड जिसने देख लिया वो वहां पे मूर्छित होके गिर गई थी सर। और मेरे बड़े भाई है, उन्होंने कुछ तो भी रक्तदान शिविर या कहीं पे तो भी वो गए थे ऐसे ही। तो वहां पे जैसे वो स्कालपेल लगाते हैं ना, तो वो ठीक से नहीं लगा होगा और एकदम से वो पूरा उनका ब्लड निकल गया होगा, और देखा तो वो आदमी को देख के वहां पे मूर्छित होके गिर गए थे सर। ये मैंने देखा भी है और सुना भी है। और विशेषज्ञ तो मैंने सुना है काफी, पर मैंने देखा नहीं ऐसा पेशेंट कभी, पर दिखते हैं सर ये ऐसे। जी जी। सर। हाँ डॉक्टर सुशील सर, एमवी सुशील सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आपने देखे ही होंगे सर।
डॉक्टर एमवी सुशील सर, शायद सर सुन नहीं पा रहे। कोई और बताना चाहेगा इस पे? डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने देखे हैं तो बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपने देखे हैं शराब पी के लोग जो रहते हैं, न्यू ईयर के पार्टीज होने के बाद वो पड़े रहते हैं एक जगह। डॉक्टर अनुरीता मैडम, आपने देखे हैं क्या ऐसे पेशेंट? रक्तजा मूर्छा, विषजा मूर्छा, मध्यजा मूर्छा। सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन देखिए ऐसे पेशेंट। कैसे कैसे थोड़ा बताइए कि किसी ने बहुत ज्यादा दारू पी लिया और उसके बाद में मूर्छित हो गया, तो कुछ सिम्टम्स आपने देखे हैं तो वो बताइए। सर सिर्फ दारू ही नहीं, बट जैसे कुछ नारकोटिक्स है या कुछ ऐसे ओवर ड्रिंकिंग के अलावा कुछ इंजेक्टेबल्स वगैरह का डोज लिया है, ऐसे दिखे सर। और मतलब क्या काफी मतलब सारा क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं उनमें? सर ऐसे सिस्टमेटिकली हमारे सामने सब प्रोसेस हुआ, ऐसे नहीं। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ तो मैं पढ़ ही अच्छा, रही हूँ सर। ठीक है। लेकिन पेशेंट देखे हैं जो पूरी तरह से, जिनका होश में नहीं रहते हैं, ब्लीड हुआ है, ड्रंक होने के बाद में उनका सारा जो भी इंद्रियों की हानि, मतलब उनकी ठीक तरीके से नहीं, उनको उठा के लाया गया है, ऐसे पेशेंट देखे। बट मैं पढ़ ही रही हूँ सर, मैं अभी ज्वाइन। ठीक है, आप पढ़िए। सर नमस्कार। हाँ सर, बताइए सर। सर पॉइजनिंग में भी ऐसा जैसे लिखा है इसी तरह आता है सर, तो जी जैसे कि कंपन होना, ये प्यास लगना, ज़्यादा स्वेटिंग होना, जी मुंह से ये फेन जैसा निकलना, जी आंखों में अंधेरा दिख जाना। जैसे जो रिकवरी हो जाता है उनको बाद में पूछने से ऐसा बोलते हैं कि पूरा आंखों में अंधेरा सा दिख जाता था, दिख गया है ऐसा। जी। आपके उड़ीसा में तो बहुत सारे लोग पत्ते उत्ते खा के आते होंगे, वो पूरा ट्राइबल एरिया है पूरा। नहीं सर, तो हर जगह मिलते हैं, टाउनशिप में भी ऐसा पॉइजनिंग तो आते हैं ऐसे। आजकल तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ज्यादा मिलते हैं। जी, ठीक है। और सर आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके उड़ीसा की मैडम बन रही हैं, राष्ट्रपति बनने वाली हैं। जी सर, जी सर, हाँ, बहुत ही दिल से खुशी हुआ। थैंक यू सर। ये फर्स्ट टाइम एक उड़िया बनने जा रहे हैं। हाँ, और वो भी लेडी हैं और ऊपर लेडी है, से इतना ट्राइबल मेहनत लेडी की भी है। है। जी जी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, दोनों बच्चों की डेथ हो गई, तब भी वो जी इतना मेहनत की, टीचर भी थी वो। जी 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 सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ मिनिस्टर भी थे, MLA थे जी स्टेट में। जी। जी क्या सर। बीजेपी की थी ना पहले से ही? जी बीजेपी की मिनिस्टर थे। जी हाँ। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आप कुछ बताएंगी इस पे? ऐसे पेशेंट देखे हैं आपने? रक्तजा मूर्छा, विषजा मूर्छा। आरती शर्मा जी नहीं बोल रही हैं आज। सर हाँ जी, बताइए। जैसे अभी किसी ने मैसेज में डाला ना ऑर्गेनोफॉस्फोरस और हाँ पेस्टिसाइड सर ने। ये, हाँ तो वैसे मेरे पास में ब्लड कैंसर की केस थी। इट हाँ वाज AML, डिटेक्टेड AML था, ट्रीटमेंट लेके आया था। लेकिन उसको जब हिस्ट्री पूछी गई थी ना, तो सर उसको ग्रिप्स का उसका ये था सोलापुर में, जो बगान उसके, और उसको कुछ भी नहीं, वॉज जस्ट एज 35। तो मैंने पूछा आपको कुछ दिक्कत या कुछ आदत या कुछ कोई हैबिट नहीं थे? वो स्प्रेइंग कर रहा था, और स्प्रे करते करते खेती में उसको चक्कर आ गई थी। जी उस चक्कर के लिए उसने 1 हफ्ता भर कुछ टेम्पररी दवाइयां वगैरह ली, लेकिन उसके बाद में सीधा नेजल ब्लीड शुरू हुआ, और फिर अ, पता चला कि उसको AML है। जी बाकी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी सर। जी। वो भी मुझे याद है, आप जो बोल रहे थे ना, हाँ काफी प्लेटलेट्स तो उसके कम थे। और केमो के बाद में मेरे पास में आया था, तो उसको हमने क्लिनिक में सेटल किया था 2 दिन में, बिकॉज उसको मेरी लैंग्वेज नहीं समझती थी। वो बिदर वगैरह साइड, सोलापुर साइड की लैंग्वेज थी। तो अभी वो वही बता रहा था कि कुछ भी नहीं समझ में आया, बस मैं कुछ स्प्रे कर रहा था, चक्कर आके गिर गया, और फिर उसके बाद में मुझे उठा के लेके गए। उसके बाद से मेरा वीकनेस नहीं जा रहा है। ये जी उसका लक्षण था। जी। और डॉक्टर कप्तान जी, आपने कुछ लिखा है, आप ही बता दीजिए, आपने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। डॉक्टर शैलेश भाई कप्तान जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या?
आपने लिखा तो अच्छा है। सर उसका तो आ, एक पेशेंट था जिसको खेत में स्प्रे कर रहा था और करते करते वो बेहोश हो गया था। उसको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिफर कर दिया था, जी केस लिया नहीं था वो। नहीं, लेकिन कैसे सिम्टम्स कुछ देखे आपने? मुझे तो डायरेक्ट कॉल आया था पहले कि स्प्रे कर रहे थे और बेहोश हो गए हैं, जी तो क्या करें अभी। डायरेक्ट बता दिया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले जाओ। जी ठीक है। और मैडम वंदना मैम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? वंदना मैम बिजी है, पूजा वगैरह कर रही है। और कोई किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। रक्तजा मूर्छा, फिर मध्यजा मूर्छा और विषजा मूर्छा, ये 3 टाइप के हैं। अगर आपने पेशेंट देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, फिर हम 1 साल बाद फिर से इस पर चर्चा करेंगे जब आप लोग का और एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 19 और 20 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। दोष भेद से मूर्छा के लक्षण बता रहे हैं। 19 नंबर का श्लोक है, मूर्छा पित्त तमः प्रायाः प्राया रजः पित्तादयाद् रक्त पित्ता नीलाद् भ्रमः तमो वात कफात तंद्रा निद्रा श्लेष्म तमो भवा। इसका मतलब यह है, इन्होंने दोषों मतलब गुण के हिसाब से बताया। पित्त और तमोगुण के अधिकता से मूर्छा होती है। पित्त वायु और रजोगुण की अधिकता से भ्रम होता है। इन्होंने मतलब भ्रम क्या होता है, मूर्छा क्या होता है, तंद्रा क्या होता है, निद्रा क्या होता है, इसको एनालिसिस करके बताया। और ये केवल आयुर्वेद के आचार्य ही बता सकते हैं, और एलोपैथी में ये शब्द ही नहीं है। इन्होंने बोले पित्त और तमोगुण की अधिकता से मूर्छा होती है। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तमोगुण बहुत ज्यादा हो गया है तो मूर्छा हो जाती है। पित्त वायु और रजोगुण बढ़ गया तो भ्रम होता है। वात पित्त और तमोगुण बढ़ गया, वात और कफ, तो इससे तंद्रा होती है, ड्राउजीनेस आता है बहुत ज्यादा। वात और कफ बढ़ गया तो, और तमोगुण, और कफ और तमोगुण के अधिकता से निद्रा आती है। ये 4 चीजें बताई हैं। इस पर टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि मूर्छा आदित्यों के परस्पर भेद कहते हैं। पित्त और तम के प्रकोप से प्राय मूर्छा होती है। रजोगुण पित्त और वात के प्रकोप से भ्रम होता है। भ्रम, पित्त और वात, एक उसमें भी कैसा है कि एक में लगता है इंसान को कि दुनिया हिल रही है और वो स्थिर है, एक में लगता है कि खुद हिल रहा है और दुनिया स्टेबल है। तमोगुण और वात कफ के प्रकोप से तंद्रा होती है। तमोगुण और कफ के प्रकोप से प्राय निद्रा होती है, ऐसा बता रहे हैं। और भ्रम रोग के बारे में ऐसा बताया है, चक्रवत भ्रमतो गात्रम भूमौ पतति सर्वदा भ्रम रोगो इति गेयो रज पित्त नीलात्मकः। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि भ्रम रोग के लक्षण कहते हैं चक्कर आना, भ्रम रोग, इसका मतलब क्या है, और इसको चक्कर क्यों बोलते हैं कि इंसान घूम रहा है ऐसा फील होता है। जिस रोग में मनुष्य का सिर एवं आंखों के सामने सारा दृश्य चक्र की तरह घूमता हुआ प्रतीत होता है। सारे शरीर में एक प्रकार से उद्वेष्टन होता है, जिससे मनुष्य खड़े होते ही और चलते फिरते ही चक्कर आकर गिर पड़ता है, उसे भ्रम रोग कहते हैं। भ्रम रोग रजोगुण पित्त और वात के प्रकोप से होता है। संज्ञा नाश सार्धम्य अपि मूर्छादि नाम को भेदः, मतलब ये सब संज्ञा नाश के सार्धम्य वाले सारे सिम्टम्स होते हैं। मूर्छा, भ्रम और तंद्रा, तब भी इनका परस्पर क्या भेद होता है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मूर्छा इत्याह मूर्छा पित्त तमः प्रायत्यादि, मतलब इसका ये बोल रहे हैं कि मूर्छा आदि जो रहता है ये पित्त तम प्राय इत्यादि का रहता है। मूर्छा पित्त तमः प्राय इत्यादि, मूर्छा जो रहती है वह कैसे आती है, पित्त और तमोगुण की अधिकता से मूर्छा आती है। तमो वात कफादि समाहार द्वंद्व, इसका मतलब यह है कि जब ये बोल रहे तमो वात कफा तंद्रा, इसमें समाहार समास है, द्वंद्व समास है, तो इसलिए ये तीनों चीजें बैलेंस रहती हैं, मतलब समान रहती है कि तमोगुण बढ़ गया है और तो और वात और कफ बढ़ा है तो तंद्रा आ जाता है। तमोगुणेन युक्ताभ्याम वात कफाभ्याम तंद्रा भवति। वात कफात यहाँ से समाहार द्वंद्व से एक वचन होता है। निद्रा और तंद्रा में ये कारण समस्त व्यस्त समस्त होते हैं, लेकिन निद्रा में क्या रहता है कि तमोगुण की अधिकता होती है, कफ और तमोगुण, और तंद्रा में वात का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वात कफ और तमोगुण की अधिकता से तंद्रा होती है।
और सुश्रुत बोलते हैं कि अति लंघित में जो निद्रा तंद्रा लिखी है वो बिना कफ के होती है। लंघित इंसान जो रहता है जिसका बहुत ज्यादा लंघन हो गया है, तो सुश्रुताचार्य जी का मत है कि लंघन के अतियोग से जो कफ का क्षय हो जाता है उसके वजह से निद्रा और तंद्रा आती है, और जो लंघन की वजह से आती है, ऐसा इन्होंने बोला है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? तंद्रा के पेशेंट देखें, ड्राउजीनेस, खाना खाने के बाद बहुत सारे से ड्राउजीनेस आता है, नींद आने जैसा ऊंघाई आती है बहुत ज्यादा, और प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर जो आप वो मूर्छा का बता रहे थे, एक बार पहले भी हमने वो किया था पित्तज मूर्छा, तो जैसे हमारे पास अगर क्लिनिक में कोई स्वेदन करवाते हुए इस तरह मूर्छा में चले जाए तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए? पत्र पोटली हो या कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो, मतलब पूरी तरह वो बॉक्स वाला प्रोसीजर नहीं जिसमें वो स्वेदन कराते हैं, अगर नॉर्मल में भी अगर कोई हो जाए तो कैसे मैनेज करना चाहिए उसे? उसमें ठंडा पानी ऐसे छिड़कना चाहिए, और पेशेंट को जब थोड़ा कॉन्शियस होने लगे तो फिर शरबत पिला देना चाहिए, कोई भी शरबत या कोई पर्टिकुलर कोई मेडिसिन? नींबू पानी सर पिला के। हम शतावरी देते हैं ना, शतावरी पानी में शतावरी घोल देते के। हैं, पद्मकादिगण देते हैं, लेप लगाते हैं पैरों में, आयुर्वेद में तो ऐसे ही बताया। शतावरी का मतलब शरबत में शतावरी मिला के, और पद्मकादिगण का शरबत? पद्मकादिगण को पैरों पे लगाते हैं, पैरों में लेप टाइप लगाते हैं तो पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ कमल जी, आपने कुछ ऐसे किया है तो बताइए एक्सपीरियंस कि पेशेंट मूर्छित हो गया सर और आपने क्या किया? मूर्छित नहीं, कभी कभार हम निरूह देने के बाद पेशेंट थोड़ा सा ग्लानि में और स्वेटिंग हाँ, वगैरह ज्यादा थोड़ा सा मात्रा में रहता अगर है। मूर्छा, ज्यादा हाँ मात्रा में अगर निरू दे दिया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हाँ तो उस टाइम पे मैंने सर पेशेंट को शतावरी कल्प रहता है ना, शर्करा मिश्रित, तो वो मैंने पानी में और वो भी पानी थोड़ा सा लुकवार्म होना चाहिए, क्योंकि निरोह देने के बाद वात बढ़ जाता है, तो लुकवार्म में थोड़ा सा शतावरी कल्प डाल के पेशेंट को देते हैं तो वो कम हो जाता है पूरा पेशेंट का। और पेशेंट को मॉनिटर, उसका टैकीकार्डिया वगैरह कुछ चला तो नहीं, ये भी थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, बीपी पल्स वगैरह सर। तो मैं तो एक दादी जी थे उसको दिया था मैंने, तो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन था तो उसको थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं सर, लेकिन उसमें वो ठीक हो गई, यही मुझे बताना था। तो आपने मैम कितना मात्रा में दिया था निरू? निरो सर पेशेंट को मैंने 450 ml ही दिया था, क्योंकि व्याधि और बल के अनुसार मैंने थोड़ा सा उतना ही दिया था, लेकिन उसको वेग आए, दो दो तीन वेग आए, और उसके बाद उसको लगा थोड़ा सा मैम मुझे थकान हो रही है, थोड़ा सा जी मचलाने लगा है और घबराहट थोड़ी सी, ऐसे वो बोलती है, उसका पल्स देखकर थोड़ा टैकीकार्ड है, उसमें पित्तज थोड़ा सा अनुबंध मुझे लगा, तो मैंने उसको शतावरी कल्प दिया था सर पेशेंट। मैम जो धूतपापेश्वर कंपनी का था उसकी बात करें, शतावरी कल्प, जो चीनी मैं मिला हुआ, इलायची मिला हुआ आता है ऑलरेडी मार्केट में, ग्रेन्यूल्स नहीं, आते हैं। वो तो ग्रैन्युल्स मैंने कभी यूज नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बनाता है तो उससे मैंने लेती हूँ, तो उससे ही मैंने पर एक उससे चम्मच मोशन बंद तो नहीं होगा? क्या बंद नहीं क्योंकि होगा? मोशन तो नहीं बंद होगा अभी, जैसे नहीं कोई नहीं 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 हैवी नहीं, बिल्ड पेशेंट पेशेंट है? उसके, नहीं नहीं, जी जी। उससे उससे कुछ नहीं होता मैम, क्योंकि थोड़ा हम उस पे पेशेंट का हाइपोग्लाइसेमिया और टैकीकार्डिया करेक्ट करने का, मानो तो शतावरी हम रसायन ऐसे मान के देते हैं, लेकिन मोशन से उससे मोशन नहीं बंद होते, क्योंकि उसके बाद ही पेशेंट को एक दो मोशन आए तो पेशेंट वेल फिट होके ही मेरे पास से चला गया था, कुछ क्योंकि नहीं नीरू हुआ। में ये चीज कॉमन रहती है कि जैसे पेशेंट हाँ चाहे कितने भी बल का भी है, वो एक बार मोशन पास करने के बाद एक बार बिल्कुल निढाल जैसे हो जाता है, कि हाँ जैसे मतलब उठा नहीं जाता है। तो अब मैं इसलिए बीच में कुछ देती नहीं थी, तो बस सिंपल मैं गर्म पानी में थोड़ा सा वो सेंधा नमक मिला के उसको, हल्का ल्यूकवार्म वाटर में सेंधा नमक मिला कर उसको पिला दिया, तो उसको एक फिर एक सेंधा मोशन नमक से और तो अच्छे मैम, से आता था। हाँ तो फिर उसके बाद वो पूरा रिलैक्स हो जाता था और उसका पादाभ्यंग कर देते थे, कि बस अब उसके बाद फिर वो पूरा रिलैक्स हो जाता था। मैंने मैम सेंधोलन कभी नहीं दिया पेशेंट को। मैम अ, ठंडा पानी देना चाहिए ना, गुनगुना पानी नहीं, तो फिर उसे नहीं मैम, गर्म। लुकवार्म देना चाहिए, फिर क्योंकि मैम वो वात को शायद इतना। मोशन बंद हो जाएगी तो उसको और पेन होएगी, क्योंकि उसमें एकदम इतना फास्ट इंटर्न होता है जब निरुवस्ती देते हैं ना, पेशेंट कंट्रोल से बाहर होता है। और कई बार तो ऐसे भी हो जाता है, कुछ केसेस में मैंने देखा है
कि वस्ती देते ही मतलब 2-4 मिनट भी मतलब पेशेंट स्टे नहीं कर पाता, उस चीज को, उस मोमेंट को आर कंट्रोल फैक्टर ही का नहीं कर रहता है पाता। ना, आर फैक्टर का रहता है पेशेंट, उसका आर्म इतना बड़ा रहता है, हम जब मोशन वेतरन बस देते पेशेंट को ऐसे लगता है विद इन 1 मिनट 2 मिनट चला जाता है पेशेंट, और वो सडन होता है ना, तो कभी कभी पेशेंट को ऐसा ग्लिडनेस आपने जो बोला ना वैसे रहता है, तो हमें थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहना चाहिए। तो उसकी मैंने मतलब तो लेग्स पूरी कांप जाती है, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है, हाँ मतलब जैसे वो वॉशरूम तक पहुंचते भी नहीं, जैसे अगर बेड बिल्कुल पास भी रहेगा तो वो वहां हाँ पहुंचता भी नहीं है, और बस जब जब उसका मोशन पास हो जाता है थोड़ा रिलैक्स होता है, बट फिर भी उसके जो पाँव होते हैं, लेग्स, मैंने लिटरली कांपती हुई देखा है कि ऐसे पूरा कांप रहा है आदमी। तो उस केस में फिर मैंने वो जो लेग्स का नीचे जो काफ मसाज है उसका मसाज और पादाभ्यंग और ज्यादा ये नमक वाला दिया, तो 10 मिनट के बाद दोबारा मोशन आया, उसके बाद पेशेंट रिलैक्स हो जाता था। तो मैम सर ये बात आपको का गुण हुआ ना मैम, क्योंकि मैं यूजुअली आंवला रस और सबलिंगुअल में जो भी है कामरूधा और मौक्टिक गैरिक का चाटन देती हूँ, अगर स्वेदन के वक्त में कुछ ऐसे हुआ। और आप बस्तिक का जो बता रहे हैं वो शायद बहुत, यहाँ पे जो बताया है भ्रम पित्त और वात का गुण अधिकता से मिलने के बाद में, तो वात का ऐंठन होता होगा कि जो नर्वस सिस्टम पूरा पैर का, जैसे हम हाइपोकैलिमिया के वो पढ़ते हैं ना सिम्टम्स, उस हाँ टाइप से कुछ होता होगा। लेकिन मैंने कभी सैंधो और ये नहीं दिया, इसलिए पूछ रही पाठक हूँ मैं सर, क्योंकि आइडियली क्या क्या जी देना चाहिए सर इसमें? मैं तो शतावरी देती हूँ और मैम ने सेंडव जल दिया है। मैंने तो सर के पास ये देखा है, पद्मगादी गण को हम लोग लगाते हैं और फिर वही कुछ मधुर रसात्मक शरबत देते हैं। तो सर आर फैक्टर में भी ऐसे रहते हैं, पेशेंट का आर्म इतना बड़ा रहता है, हम देव वेतरन बस्ती तो झट से उसको आता है उस टाइम पे। वेतरन बस्ती इतना ज्यादा क्यों देंगी आप? वो ज्यादातर 200 ml तक ही हाँ देते हैं 200, और वही अगर नहीं से फ्रूट 200 ml तक ही फ्रूट पोल्स्टी है तभी ज्यादा देते हैं, नहीं तो हम नहीं देते नहीं इतना इतना वेतरन नहीं बस्ती। सर, सादा एरन मुलादी मैंने 450 दिया था, लेकिन जब वेतरन बस्ती दिया पेशेंट को आरे का, तो ऐसे हुआ तो उसमें क्या देना चाहिए? क्या अलग से रहता है क्या सर? हर नहीं, हमें तो यही देना, मतलब हमें सर ने ये सिखाया कि आप या तो शुद्ध शेखर रस दे दीजिए तो मूर्छा से बहुत अच्छा फायदा होता है, या फिर अपना सर सबलिंगुअली शुद्ध सबलिंगुअली शेखर रस। सुवर्ण सूत्र सुन सब। सुवर्ण चित्र कैसे, बराबर। हाँ, हाँ या पद्मगादी गण का लेप और शरबत दे दीजिए, नींबू शरबत दे दीजिए। ओके सर, दे दूंगी मैं, मुझे अलग सर से खबर। जो मतलब सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे ही देना है उसको, या थोड़ा ल्यूकवार्म देना है? अब अगर उसको दोबारा मोशन का अर्ज हो रहा है बट मोशन आ नहीं रही, हाँ तब देना है, लुकवार्म देना है। लुकवार्म देना ही ना सर, क्योंकि ठंडा पानी से फिर पेशेंट का ज्यादा वात बढ़ेगा ऐसे मुझे लगता हाँ है, तो हाँ लुकवार्म ही देते हैं। सर हाँ, एक जो आप लेकिन वेतरण बस्ती को गर्म नहीं करते हम नहीं लोग, नहीं, वही। वेतरिन बस्ती को नहीं सर, पीने के लिए जो हम पानी डालते हैं ना, वो पेशेंट को लुकवार्म देना चाहिए, वेतरिन बस्ती में नहीं सर, ऐसे वैसे में। नींबू भी नहीं, मतलब अभी देना चाहिए तुरंत ही नींबू नीरू पानी। के बाद पेशेंट आने के बाद उसको जब लगे प्यास जैसा महसूस होने लगे, तो उस टाइम पे हम उसको लुकवार्म ही वाटर देते हैं ना, तो लुकवार्म क्यों देंगे हम? अगर उसको मूर्छा आ रही है तो ठंडा पानी देंगे ना। सर मैं तो लुकवार्म ही दी अभी तक देती थी, तो मेरा गलत होगा लुकवार्म शायद, तो पियेंगे गलत होगा शायद। लोग, नहीं नहीं बल्कि वो पियेंगे नहीं, उनको प्यास बल्कि लगेगा और वो पियेंगे नहीं, ठंडा पानी थोड़ा दे दिया क्योंकि तो वात पियेंगे। का बड़े होने की वजह से भी करेगा। प्यास का नहीं महसूस रहता है पेशेंट वात। सर मैं इसलिए ल्यूकवार्म देती हूँ, मेरा मेरे माइंड का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद इसका मोशन बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चीज मैं हाँ फील कर सकती हूँ कि जब वो पेशेंट निरुवस्ती वाली स्टेज में होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने पेशेंट आते हैं वो हैवी बिल्ड वाले आते हैं हमारे पास, तो हाँ वो जैसे यंग एज में आते हैं 35 प्लस 40 के बीच बीच में आते हैं, तो उनको जैसे लेने के बाद उनको रिलैक्स फील होता है, एक बार मोशन के बाद रिलैक्स फील होता है, बट फिर भी वो बोलेंगे कि जैसे एकदम तो एक वो मोशन करंट के लिए सा बोल रहे होता है हैं, उनकी हम बॉडी में। मूर्छा से रिलेटेड बोल रहे हैं। मूर्छा में अगर पित्त बढ़ा हुआ है और तमोगुण बढ़ने की वजह से, किसी भी तरह से तमोगुण बढ़ा है और पित्त का शमन नहीं करने बट के उनमें लिए, उनमें वो सिम्टम मूर्छा वाले ही होते हैं कि जैसे जैसे हाँ वो जो भी हम सिम्टम पढ़ रहे हैं ना, जैसे पेशेंट एकदम निढाल हो जाता है, मतलब उसमें शरीर में कुछ रहता नहीं और पूरा जैसे खिंच गया अंदर से सब कुछ जो तब तो है। नॉर्मल ठंडा पानी देना चाहिए ना, लुकवार्म क्यों देंगे आप? मैम सर मुझे मैम आप आंवला यूज करेंगे ना मैम, तो उसमें अनुलोमन भी होता है, पित्त शमन भी होता है,
और मैं ठंडा पानी इसलिए क्योंकि तब पेशेंट का चक्कर मतलब इट्स रिलेटेड टू हिज दिस थिंग ना, कि उसका मूर्छा अगर अधिक बढ़ गया तो आगे क्योंकि बाकी की कॉम्प्लिकेशन में हैंडल कर पाते हैं, लेकिन मूर्छा से बाहर निकालना तब जरूरी रहता है। मैं आंवले का मैम इस्तेमाल इसीलिए आंवला करती हूँ। कितना देना चाहिए? आंवला स्वरस देना चाहिए या सिर्फ आंवला मैं विदाउट शुगर आंवला स्वरस बना के रखती हूँ शहद से मिश्रित, क्योंकि ऐसी इमरजेंसीज में और दूसरा मेरे घर में सब लोग ये करते हैं, तो वो इमरजेंसी लगती है और फिर वो मैं सिर्फ पानी में डाल, लेकिन पानी ठंडा रहता है। मैंने कभी गुनगुना पानी नहीं यूज किया है, ठंडे पानी में देती। तो अगर वात का अवरोध है तो वो भी अनुलोमन हो जाता है, पित्त बढ़ा हुआ है तो वो भी हो जाता है। दूसरा जो ये पित्त का कितनी ये रहता है मात्रा ना में देना चाहिए मैम? मैं जितना पेशेंट पी लेता है उस वक्त में, क्योंकि उसकी कंडीशन जैसे कम से कम एक 50-60 ml तो 1 डोज ले ही ले लेता है बोलस, और अगर उसके बाद में भी उसको नहीं होता, लेकिन देते आंवला ही चूर्ण को मैम पानी में घोल के, हाँ पानी में घोल के मैम मैं आंवला चूर्ण कॉन्सेंट्रेट को बना के पानी में रखती हूँ। घोल के। नहीं मैम मैं कॉन्सेंट्रेट बना के ओके। रखती हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे मैंने कभी निरुवस्ती ऐसे प्लेन आप जैसे क्वाथ से आपसे मैंने पहली बार सुना कि त्रिफला क्वाथ की दें, या अगर ऐसी मात्रा में देना हो तो ये कितनी मात्रा तक हम मतलब दें अगर पेशेंट मतलब नॉर्मल बिल्ड का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है? यहाँ पर मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो ओबीज ही रहते हैं। 750 तक हम लोग देते हैं, 750 या 1 लीटर तक। तो और उसमें अगर हमें मेंटली कोई घी तेल कुछ नहीं डालना है? कमजोर है मेंटली, तो वो उसको अगर प्रेशर आ रहा है तो हम 400-500 ml तक देते हैं। तो उसमें हमें बस एक जैसे क्वाथ विधि से बनाते हैं बस सिंपल क्वाथ ही देना रहता है, कुछ भी और एडिशन नहीं रहता है? क्वाथ में आप सेंधा नमक डालिए, मधु डालिए, वच्चा डालिए, शतपुष्पा वो डालिए। सब डालते हैं ना मैम हम, नीरू होने या कौन सा भी, उसमें तो मधु तेल सेंधव तो रहता है मैम। नहीं हम जो नहीं सर एक प्लेन भी बताते हैं क्वाथ से, क्योंकि इधर क्वाथ का प्लेन अभी में मेरे एक सुना। छोटा बच्चा का फोन आया कि हमको हमारे बच्चे को पेट ही साफ नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको सिंपल कहा कि आप त्रिफला का या गर्म पानी का दीजिए, तो उन्होंने 100 ml तक दिया, उसका पेट साफ हो गया। मतलब एक तरह से वो पेट नहीं साफ नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कभी प्रैक्टिस में इधर वाली साइड आप कभी भी सुनेंगे नहीं नीरुवस्ती ये सब, इसलिए मैंने पूछा कि उसको बस त्रिफला क्वाथ को उबाल करके उसमें नमक, सेंधा नमक और ये शतपुष्पा और वचा बोल रहे हैं कि वो आप दे सकते हैं हाँ, 450 तो से प्लेन 700 के बीच में। युक्ति के हिसाब से आप कैसे भी दे सकते हैं, बिना नमक के भी दे सकते हैं, बिना सेंधा नमक मधु के भी दे सकते हैं, शतपुष्पा के भी दे सकते हैं। पेट साफ करना है तो वो अलग बात है, अगर बस्ती का सारा कर्म कराना है तब शतपुष्पा वगैरह डालिए। ठीक है सर, और किस चीज से ऐसे दे सकते हैं जो सिर्फ क्वाथ ही एनिमा के रहेगा फॉर्म में जिसमें? ना, वेजी जब आप एनिमा देते हैं तो मतलब नॉर्मल एनिमा से बेटर, कहीं अधिक बेटर है कि त्रिफला का काढ़ा दे दिया। हाँ। दूसरा मैडम जो ल्यूकवार्म और ठंडे पानी की बात कर रहे थे वैद जी, तो क्या नहीं कि हल्का सा जो गुनगुना पानी होता है वो हाइड्रेट करता है? पित्त की अधिकता में जब है तो हम शीतोपचार जरूर करते हैं, लेकिन हाइड्रेशन अगर करना है तो हमेशा जो है थोड़ा सा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का हो, या फिर थोड़ा सा गुनगुना, तो हाइड्रेट जल्दी करता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बराबर। सर और कौन से क्वाथ से हम ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने ऐसा क्वाथ वाला मुलादी क्वाथ है, बहुत सारे, इतने सारे वैरायटी। मैं तो बस्ती पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ तो मैं और बताऊंगा। हम हाँ लोग सर ये जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे सर क्वाथ वाला यापुन बस्ती पे कॉन्सेप्ट ले नहीं मेरा लीजिए। क्लियर। हाँ, या अपना सर बच्चा, यापुन बस्ती, हाँ। मदन फल नहीं डालना चाहिए बच्चों को। मदन फल डालने से क्योंकि मैंने देखा है कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लड तक आता है। मदन फल नहीं डालना चाहिए, पेट में मरोड़ आता है और चक्कर आता है। बच्चों को नहीं डालना चाहिए या अपना बस्ती में मदन फल, बाकी आप डालिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम कमल मैम, प्रणाम सभी को। मैम अगर आप बच्चों की बात कर रही है, अगर उसमें आपको बस्ती प्रयोजन करना है ना, तो आप यष्टि मधु का उपयोग जरूर करिए। त्रिफला वगैरह जो भी डाल रही है उसके साथ थोड़ा सा यष्टि डाल दीजिए, क्योंकि यष्टि मधु से उसका रोपण भी हो जाएगा और वातानुलोमन, कफ पित्तानुलोमन भी हो जाएगा। और थोड़ा वो क्या लुब्रिकेशन भी करता है। नॉर्मली बच्चों में अगर हमने थोड़ा घी भी डाल दिया तो कई बच्चों को अगर डायरिया वगैरह हो तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन अगर यष्टि मधु दिया तो वो ग्राही संबक और रोपण का काम करेगा। कितनी मात्रा में देना चाहिए मैम? क्या वेट अनुसार वो भी देना चाहिए? वेट के अनुसार देना चाहिए। मैं तो जैसे आधा चम्मच हो गया, अगर 6 महीने के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच से शुरू करती हूँ, आधा 1 चम्मच से। ओके। या तो फिर अगर बच्चा कैपेबल है, उसका वेट वगैरह ठीक है, बाकी सब डेवलपमेंट पैरामीटर्स में अगर ठीक है, तो आप थोड़ा सा घृत या तेल भी डाल सकती है।
मैं नीरू बस्ती में नॉर्मली थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि अगर सिंपल काढ़े का दे दिया ना तो कभी कभी वात की वृद्धि ज्यादा होने से भी, क्योंकि पेशेंट अगर फर्स्ट सेकंड बार ले रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालती हूँ। मैं भी थोड़ा कितनी सा मात्रा में डालते हैं? कैस्टर ऑयल डालती हूँ मैं थोड़ा सा, सिर्फ अभी सर बोले ना त्रिफला का दे दिया, दशमूलकात का, तो उसमें थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा 5 ml वातानुकूलन के लिए मैं कैस्टर ऑयल डालती हूँ। वो सही सर, सही कितना है डालना क्या? है? क्योंकि मैंने आज तक कभी इसका क्वाथ का केला ट्राई नहीं किया, जो यहाँ पे बस्ती देते हैं, नीरू बस्ती, तो उसमें पूरा जैसे वो लिखा है मधु, सेंधा नमक, कल क्वाथ, फिर उसके बाद वो जो द्रव्य रहता है, घी तेल जो भी रहता है, उसके बाद अगर अवाप द्रव्य डालना है, गोमूत्र डालना है डालिए, नहीं डालना नहीं डाले, बट घी तेल अवश्य रहता है जो प्रॉपर दिया जाता है। बट वही जो मैडम आप 5 to 10 ml क्वाथ जितना वाली बता डालिए। रहे हैं, तो उसमें हम अगर जैसे 450 या 750 दे रहे हैं, तो उसमें 5 से 10 ml आप बोल रहे हैं कि एरंड तेल या कोई भी स्नेह डाल सकते हैं। जी जी, हाँ, मैं वही डालती हूँ। कितने दिन तक दे सकते हैं अगर ऐसे क्वाथ का देना है? और उसको योग के स्टाइल में ही देना है, जैसे नीरू अनुवासन देते हैं, या बस एक बार दिया और बस एक तरह नीरू के यूज किया और उसके बाद से हम मात्रा या अनुवासन जो भी है वो शुरू करें? मैडम देखिए, अगर आप रोग के अनुसार और प्रकृति के अनुसार देखेंगी ना, तो योग बस्ती, काल बस्ती वगैरह काफी है जिसका आप रेगुलर प्रैक्टिस बेस पे यूज कर सकती है। मैं तो नॉर्मली क्या करती हूँ, योग बस्ती का ज्यादा उपयोग करती हूँ और मात्रा बस्ती का। उसमें एक दिन नीरू दे दिया, अनुवासन दे दिया, ऐसे 7 से 8 सेशन दे देती हूँ पहले। अगर पेशेंट रिलीफ हो जाता है तो फिर उसको समन चिकित्सा दे देती हूँ, फिर वापस 15-20 दिन का इंटरवल देके संसर्जन क्रम बीच में करा के वापस से उनको काल बस्ती दे देती हूँ। जी मैम, और ये जो क्वाथ वाला जो सर बता रहे हैं, ये कितने दिन हम मैक्सिमम दे सकते हैं? अगर कोई पेशेंट ओबीज है तो उसमें हम कैसे, मतलब अगर हमें देना हो त्रिफला क्वाथ का, तो उसको कितने डेज तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं? ओबीज है मतलब कोई भी, इधर चाहे वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर ओबीज पेशेंट हमारे पास मैक्सिमम आते हैं। 15-20 दिन। नहीं, लेकिन कंटिन्यू क्यों देना है? काढ़े का बात का प्रकोप हो जाएगा, ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा। हाँ, काढ़े का नहीं देना है, बीच बीच में देना है ना मैडम। काथ का देना है, तेल का देना है, क्वाथ का देना है, तेल का देना है, ऐसे करना है। मैम बीच में अनुवासन देना है। हाँ, अनुवासन देना ही है। ठीक है मैम, हमारे शास्त्रों में बताया गया है आप पहले अनुवासन से शुरू करें रोगानुसार, अनुवासन के बाद तेल की बस्ती दे, वापस से काढ़े की, तेल की, इस तरह से काल बस्ती, योग बस्ती वगैरह है, आप पढ़िएगा तो उसमें काफी डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ही देते हैं, योग काल ही देते हैं, इसीलिए मैंने काढ़े के बारे में पर्टिकुलर जानना चाहती थी। सर एक लेक्चर जरूर लीजिएगा, काढ़ा कौन सा दे सकते हैं, कौन से रोग में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये जो अभी मैम ने योग बस्ती बोला ना, उसमें एंड तो मैं अनुवासन ही करना चाहिए, स्टार्टिंग भी अनुवासन और एंड भी अनुवासन सही ना सर? हाँ, क्या केवल आप काढ़े का देंगे तो ज्वाइंट पेन होगा, सारे बात के सारे सिम्टम्स हो जाएंगे, तो वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो पेशेंट उसके लिए आएंगे कि आप इसको ठीक करो। अभी मैं मेरे पास तो देते हैं, वेतरन बस्ती देते हैं, वेतरन बस्ती का डोज पेन कम आता होता है है तो भी अनुवासन बीच में देते हैं। वो वैजी सही बोल रहे हैं, अगर बराबर से देते रहेंगे तो वात का प्रकोप हो जाएगा। तो यही इसीलिए जो क्लासिकल तरीका है वो सही है। जो उन्होंने वाट बताया है वो ये बताया कि जो नॉर्मल नमक का पानी, सोप वाटर एनिमा, ये वो देने के से बेटर है कि आप त्रिफला के काढ़े से उसको पेशेंट को, आप कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करें। पर जो मैडम बोल रही थी कि उसमें थोड़ा सा आप वो मिलाएं, स्नेह मिलाएं, तो वो बहुत उचित है, क्योंकि थोड़ा सा स्नेह मिला दिया तो वो जो एनिमा आप दे रहे हो, एनिमा ही बोलेंगे उसको। क्लासिकल बस्ती तो जैसे क्लासिकल होती है वही करना चाहिए, जैसे अभी आशा मैम और सब डिस्कस कर रहे थे। मुझे ये कहना था। थैंक यू। और वेतरन बस्ती तो 200 ml तक ही देते हैं, वो ज्यादा थोड़ा ना होता है। हाँ, ज्यादा नहीं, लंबे समय ज्यादा तक देते हैं ना, तो कभी कभी अगर वात का प्रकोप होता है तो बीच में फिर एक प्लेन अनुवासन भी दी जाती है। जी सर, देखा मैंने वो जो लोग देते हैं वेतरन कॉन्टिन्यूस 8 डेज तक देते हैं, पेशेंट उसके बाद ठीक होने के बजाय मतलब बिल्कुल जकड़ जाता है वो। हाँ मैडम, क्योंकि उसमें वात का प्रकोप होता है ना अम्ल गुण की वजह से। तो उसमें फिर कई लोग दूध भी मिला लेते हैं, कई लोग धान्य मिला लेते हैं हाँ, मतलब गोमूत्र वही की बल्य जगह। रसायन द्रव्यों का उपयोग करते हैं वात शमन के लिए, वात शमन के लिए। लेकिन बेटर है कि आप 2 या 3 दिन दीजिए वेतरन बस्ती, वो भी 150 to 200 ml मैक्सिमम, और उसके बाद बीच में मात्रा बस्ती चला दीजिए तेल की, और एक नीरू बस्ती दे दीजिए। और आमवत में देंगे तब तेल नहीं देना पड़ता है,
सात आम बात में तो सामता निरामता का उपयोग ध्यान रखते हुए ही करना है। हाँ, तो अगर आप 7 आम दिन बात आप की दे बात सकते कर रहे हैं। हैं तो नहीं करना है। हाँ, पाठक सर, हम निरोग बस्ती देते हैं ना, तो ये योग बस्ती के बाद पहले निरोग की कैपेसिटी पेशेंट की मानो 450 ml होगी, तो उसके बाद सेकेंड निरोग का उसका कैपेसिटी बढ़ता है, तो हम वो जजमेंट अनुसार दे सकते हैं क्या? तो क्योंकि आपने अभी ही बताया ना कि पहले तेल का देते हैं, तेल का देके पहले नहीं, सॉफ्ट करते हैं। अनुवासन दिया हमने, लेकिन हाँ, पहले अनुवासन के बाद जब निरू होगा, मानो हम 450 ml दे गए, तो हाँ, उसके बाद अनुवासन दिया, और उसके बाद जब सेकेंड निरू रहते हैं ना सर, तो तो उस टाइम 750 पे से 1 लीटर तक दे सकते हैं ना हम लोग। हाँ, तो पेशेंट का कैपेसिटी उसमें बढ़ता है, बढ़ता है, तो वो जो तो आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं ना सर, वही हाँ, पूछना था। मेन बात है कि पेशेंट हमारा अच्छा होना चाहिए कि वो ले पाए। जो हम दे रहे हैं और उसको प्रेशर आने लगा, सोचते ही प्रेशर आ गया, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, पेशेंट टू ठीक। पेशेंट डिपेंड सर है। 750 800 ml से ऊपर 1 लीटर तक भी दे सकते हैं। हाँ, सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम पेशेंट में जैसे शास्त्रों में लिखा है सौंठ और जो धनिये का जो क्वाथ है धान्य, उसको अगर हम कंटिन्यूस देते हैं, मतलब ड्यूरिंग वस्ती जो भी हम अगर योग काल जो भी प्लान करते हैं, तो उसकी जो रिटेंशन पावर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। वो मतलब एटलीस्ट वो मिनिमम मैंने देखा है 10 मिनट्स तक, 12 16 18 मिनट्स तक भी वो उसको रिटेन कर पाता है, अगर हम इसमें धान्य और इसका धनिया और सौंठ का क्वाथ देते हैं। मैंने प्रैक्टिकली कई पेशेंट्स में करके देखा है, तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है रिटेंशन का। ओरल पिलाते हैं आप उनको? जी जी जी, सारा दिन जैसे उसका मुंह सूखे, क्योंकि इसमें मतलब प्यास तो लगेगी, तो उसको हल्का सा जितना भी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में, ल्यूक से भी चाहे कम रख लीजिए, उसको कंटिन्यूस दिन भर उसको बोलना है कि थोड़ा थोड़ा सिप सिप लेते रहे। इससे एक तो उसको वीकनेस नहीं फील होती, और उसका जो आम है वो मतलब पाचन भी होता रहता है, और धनिया जैसे ठंडा होता है, तो उसको मतलब दिन भर उसको एक बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होती है पेशेंट को। क्या अमाउंट लेते हैं धनिया और सौंठ का, उसमें आप कैसा काढ़ा बनाते हैं? मैम वो पेशेंट के रोलर। अकॉर्डिंगली, अभी जैसे कुछ पित्त प्रकृति के पेशेंट रहते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में, अगर जैसे उनको बोल भी दिया जाए कि ये सौंठ लेना है, तो वो बोलेंगे ये तो हमें गर्मी करेगा, ऐसा करेगा। हाँ। तो बस वो पेशेंट के अकॉर्डिंग कि पेशेंट की प्रकृति क्या है। जैसे वात प्रकृति का पेशेंट है तो उसमें हम सौंठ ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो उसमें हम धनिया थोड़ा सा मात्रा में लेंगे। तो इसको अप डाउन हम अपने अकॉर्डिंग युक्ति पूर्वक कर सकते हैं, पर इसका क्वाथ काफी अच्छा रिजल्ट देता है निरुवस्ती में। राइट राइट मैडम, हमारे यहाँ भी ऐसे करवाते हैं, पूरे दिन उनको सौंठ धनिया और थोड़ा सा मधु मिला के पूरे दिन पिलाने के लिए देते हैं। तो ये जो तृषा का वेग है या मूर्छा का वेग है वो नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मली बस्ती में क्या वातानुलोमन होने की वजह से रुक्षता भी कभी कभी बढ़ जाती है, तो इसमें ये काढ़ा काफी अच्छा रिजल्ट हाँ देता है। मैम, कई पेशेंटों में ऐसा होता है निरू के बाद में नेक्स्ट डे मोशन ही नहीं होता उनको, ये भी होता है कि वो निरू होता ही है, मल कहाँ बनेगा, मल आपके साफ हाँ। कर दिया। कल कई क्या सबको होता है ऐसे। उस दिन रात को सर उन्हें कुछ दे देना चाहिए कि निरू दिया है हमें, अगर आज नहीं हमें लग रहा है उसके कल लिए मोशन तिनका नहीं हो देना चाहिए। पाएगा, तो बात कर लो, मतलब रात को उन्हें कुछ या तो दूध में घी डाल के या त्रिफला डे के ऐसे कुछ देना चाहिए, जिससे कि कुछ नहीं मतलब वायु नहीं कम से नहीं। नहीं, आप देना है तो दीजिए, लेकिन इसीलिए नीरू के बाद नेक्स्ट डे तेल का देते हैं हम लोग। हाँ, तेल वो का तो वस्तु देना ही देना है, बट मतलब लेकिन ओरली आपने उसे कभी ना। भी नीरू दिया ना तो नेक्स्ट डे पेट साफ नहीं होगा उनका, हाँ, 24 घंटे नहीं होगा। ये देखा है सर, तो मतलब हमें कुछ इसीलिए उसका काल मैम भैरव योग अंदर से बस्ती पूरा बताया। खाली हो जाता है, मतलब मैंने तो पेशेंट को जैसे उसको पूरा अच्छे से बिठा के पूछा कि कैसे फीलिंग होता है, तो उसने मेरे को बोला कि जैसे आप इंसर्ट करते हो उसके बाद एक करंट जैसे फीलिंग होता है, वो पूरी बॉडी में मतलब फ्रॉम एनस टू आपको ब्रेन तक एक लहर सी उठती है ऑल ऑफ सडन, और उसके बाद से मतलब एकदम जो वो वेग रहता है वो अनकंट्रोल्ड रहता है। मतलब उसके बाद जब उसको मोशन आता है उसके बाद भी उसको ऐसा एक वो हलचल सी पेट में रहती है एब्डोमिनल एरिया के आसपास। तो वो जो बोलते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो वस्ती है वो मतलब एनस से ब्रेन तक का जो ट्रीटमेंट है वो सही मानना जाता है मेरे हिसाब से। जितने भी पेशेंट से मैंने पूछा है उनका सेम ही आंसर रहता है इस चीज में। जी मैडम, इसलिए तो बस्ती को अर्ध चिकित्सा माना गया है ना। सर ओबेसिटी में कैसा प्लान करना चाहिए बस्ती का? ओबेसिटी में लेखनीय गण का एक दिन दीजिए और दूसरे दिन सहस्रादि तेल और सरसों का तेल का आप दे रहे हैं ना जी। एक दिन अनुवासन दीजिए लेखन करने वाले तेल, और एक दिन नीरू दीजिए। पाठक सर प्रणाम।
हाँ प्रणाम सर, और कई बोलिए। बार ऐसा भी देखा गया है कि अनुवासन वस्ती देने के बाद भी उनको अगले दिन मोशन नहीं होता सुबह, क्योंकि रूक्षता वही मैम ने वही बोला। नहीं अनुवाद अच्छा, अनुवासन देने के बाद कि उनकी ड्राइनेस इतनी ज्यादा रहती है कि उनको 100 ml दे रहे हैं, उसके बाद भी कई बार वो बोलते हैं कि साहब हमें तो आप 6 घंटे 8 घंटे बाद तो वस्ती हमारी निकल गई, तेल निकल गया, लेकिन हमें नेक्स्ट डे मोशन नहीं हुआ। तो मैं तो ऐसे कंडीशन में 2 सेहनाथ गुगुल 2 त्रिफला गुगुल रात को देता हूँ, पेट अच्छे से और साफ सर हो मैं जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर आपकी विरेचन बट्टी दे देता हूँ आधी गोली, तो उससे भी पेट साफ हो जाता है। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो अपन का रुग्ण व्यवस्था पत्र है, उसमें एक जो खंड है आपका जिसमें आपने मलेरिया तो नहीं हुआ, चिकन पॉक्स तो नहीं हुआ, मीजल्स मम्स तो नहीं हुई, पीलिया तो नहीं हुआ, एक ये खंड है उसका, यदि इनमें से कोई बीमारी होती है तो फिर उसमें क्या करना है? हाँ, जैसे उसमें उसमें विष की चिकित्सा करना चाहिए, ग्रहणी रोग की चिकित्सा करना चाहिए। यही हम केस टेकिंग में बात कर रहे थे ना संडे को। अरे मैं था नहीं सर उस दिन, तो उसमें जैसे उसने बोला कि साहब मुझे पीलिया हुआ, तो फिर वहां पे फिल्टर का दी क्वाथ जोड़ दो उसमें साथ में, ठीक है ना? या उसने बोला कि मलेरिया था, मलेरिया 10 साल पहले 2 बार मलेरिया हुआ था, तो फिर उसमें क्या करें, मतलब माँ सुदर्शन काढ़ा दे दें क्या? हाँ, जो जो बीमारी हुआ है उससे कुछ ना कुछ तो आगे होने वाली बीमारियां होती है। मैं अभी ये संडे को फिर से और बता दूंगा सर। उस पे। और पीसीओडी के पेशेंट को हम बोलते हैं ना टॉर्च पॉजिटिव आता है, तो गौर कांजिना गलगन बोलते हैं पेशेंट को। तो उस टाइम पे सर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे? हम तो अभी मैं तो वसंत कल्प यूज करती हूँ सर, लेकिन आइडियली क्या देना चाहिए उसमें सर? विष की भी चिकित्सा करना चाहिए, अगध द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। नहीं, जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, का HT मिलता है तो क्या करें? आप 2 मिनट रुके, मैं बताता हूँ। क्या है ना, हर बीमारी से रिलेटेड कुछ कुछ रहता है। 1 मिनट रुके, मैं सर के नोट्स को निकाल के बताता हूँ। क्योंकि सर वो तो मतलब बिना उसके तो वो होते ही दुकान नहीं, लग रही है पेशेंट को निकलते ही उसमें। ये तो पूरी सो गई है, सर जेठ इसमें मास हो गई मेरा रोज अनुभव की। ऐसा है कि चिकन पॉक्स वगैरह है ना, तो उसमें आप त्रिफला क्वाथ है, विडंग तो क्वाथ सोई है, थी। उसका उपयोग कराइए बस्ती में इंटरनली भी। ये तो 5 साढ़े 5 बजे आती तो है। ये शोथर द्रव्य है और क्रोमिग्न भी है, तो उसकी वजह से रिलीफ मिल जाएगा। जी, देखिए मलेरिया जो रहता है, शीत पूर्वक ज्वर, तो इसमें प्लीहा वृद्धि रहेगा, कफज पांडु के सिम्टम दिखते हैं, और कीटक जन्य विष के सारे उपद्रव दिखेंगे इसमें। तो हमें इसमें अगध द्रव्य देना है। अगर कामला और टाइफाइड है तो इसमें ग्रहणी की विकृति हमेशा दिखेगी। अगर कामला टाइफाइड हुआ है पहले तो इसमें हमें ग्रहणी पे काम करना पड़ता है। और कामला अगर हुआ है तो टिपिकली उसमें त्वचा विकार होंगे, बालों के विकार होंगे, ग्रहणी की दृष्टि पे दृष्टि मांद्यता ऐसा हो सकता है। अगर पहले गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह हुआ है, आंव पड़ा हुआ है, तो उसमें भी प्रवाहिका के सिम्टम्स रहते हैं, मन्याग्रह रहता है, मन्यास्तंभ रहता है, हड्डियों का बीमारी रहता है, और अस्थि पे काम करता है। अगर ना चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसका विष का परिणाम ग्रहणी पे पड़ता है, रक्त पे होता है, रक्त वाहिनियां खराब होती हैं। मैं ये नोट्स का पीडीएफ बना के दूं क्या, आप लोगों को काम आएगा कि जी पहले सर, जो जरूर दीजिए, ये बहुत तो बहुत उपयोगी है। जरूरी है, क्योंकि ये चीज मिस हो रही है कहीं ना कहीं। जैसे देखिए वो अपना जो एक प्रतिभा नाम की जो पेशेंट में लेके आया था, उसमें अपन पूरा वस्ती भी चल रहा था और सब चल रहा था, उसके बाद भी उसको उतना रिलीफ नहीं हो रहा था। जब फिर बाद में चर्चा हुई थी, अपन ने बताया था कि नहीं, इसको अपन को आपका चंपक आदि योग दो, क्योंकि इसको स्कॉर्पियन बाइट का हिस्ट्री था, याद है आपके लिए? सर मैं आपको एक केस बताती हूँ, की वस्ती दी थी मतलब मैं ये तो ये पीडीएफ बना के आप लोगों को दे देता हूँ जो आपको काम आएगा। मैं आपको एक केस बताती हूँ अपना। एक पेशेंट था, मतलब बच्चा था, शायद 10 या 12 इयर्स का था, 6-7 में पढ़ता था वो बच्चा। तो उसको 8 इयर्स का जब वो था तो उसको टाइफाइड हुआ था। तो उसके फादर की ये हिस्ट्री थी, उन्होंने बताया कि इसको हर साल ना इसको हर 4 या 6 महीने के बाद टाइफाइड रिपीट होता था। तो वो मेरे पास किस कंप्लेंट से आया था कि उसको, वो बच्चा था ना, वो जैसे बैठा था, बैठे बैठे वो उछलता था, उसको हिचकी आती थी और वो थोड़ा थोड़ा उछलता था। और कभी कभी उसको दिन में जैसे एकदम भ्रम सा आया और उसकी आंखें ऊपर को हो जाती थी, मतलब वो ऐसे आया था। तो
मैंने उसको जब हिस्ट्री लिया तब मेरे को समझ में आया कि इसको जो टाइफाइड है वो कॉन्टिन्यूसली 2 ईयर्स तक होता रहा, उसमें वो एंटीबायोटिक जो भी उनका कोर्स रहा मॉडर्न का उन्होंने दिया। तो उसकी जो ट्रीटमेंट की थी वो मैंने उस समय टाइफाइड की ट्रीटमेंट की, और उसका वो जो फिट्स आते थे, वो जो उछल था बार बार, उसके बाद वो ठीक हुआ। मैंने स्टार्टिंग ही ट्रीटमेंट उससे की तो वो ठीक हुआ, क्योंकि उसने बोला कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, एलोपैथी में कोई इसको एपिलेप्सी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो कोई से बोलता है कि ये मेंटली नॉर्मल नहीं है बच्चा, ये जो ऐसे बार बार उछलता है। तो उसको मतलब स्कूल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब टीचर्स स्कूल से घर भेजने लगे थे उसको। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो भी ये व्याधि होती है, चाहे चिकन पॉक्स है, ये उसको दबा दिया जाता है एलोपैथी में, तो उसको एक बार उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके फिर आप जो भी आपके पास वो केस जिस लिए आया उसका फिर ट्रीटमेंट करिए आप। हाँ प्रशांत सर, आप बोल रहे थे ना चंपकादि अगत का, तो उसका बोलो ना, कंप्लीट कर दो ना। हाँ, वो यही कह रहा था कि उसको क्या था कि वो पेशेंट थी ऑस्टियोआर्थराइटिस आवाज नहीं आ रहा सर आपका। एक मिनट। हेलो, आ रहा है आवाज मेरा? हाँ हाँ अभी आ रहा है सर। तो वो भी जो पेशेंट थी वो उसका ट्रीटमेंट चला था, काफी समय से चला था, उसको आराम भी था, लेकिन वो जो रिकवरी जैसी आनी चाहिए 3 महीने बाद वो वैसी नहीं आ रही थी। तो डिस्कशन हुआ था, तो उसका जब हम लोगों ने यहाँ पे अपने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे जब उसका दोबारा हिस्ट्री लिया गया, तो उसमें स्कॉर्पियन बाइट की हिस्ट्री निकली उसकी, कि उसको 2 बार बिच्छू ने काटा था। तब जाके फिर ये डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे अपन ने भाई ये तो अपन ने मिस कर दिया, इसके लिए हम क्या करें। तो फिर यहाँ पे सर ने बताया था कि अपन इसको चंपकादि अगद या अपन महाविषगर्भ तेल की बस्ती आप यहाँ पे दो, और वो देने के बाद उसको आराम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब आपका जो ये लाइन है ना उनकी, जो जॉइंडिस तो नहीं हुआ, मलेरिया तो नहीं हुआ, टाइफाइड तो नहीं हुआ, मीजल्स तो नहीं हुए, मम्प्स तो नहीं हुए, ये यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर आपको मैं आप लोगों को ना इसका पीडीएफ बना के दूंगा, सर का नोट्स है, इसका पीडीएफ बना के दूंगा, तो आप लोग हमेशा अपने पास रखिए, इसका काम आएगा हर समय आप लोगों को। सर चिकन पॉक्स अगर हुआ हो तो क्या हमको अगद रूप में देना चाहिए? इसका क्या बोल रही आप? चिकन पॉक्स अगर हुआ हो किसी पेशेंट को तो इसके विष का परिणाम जो होता है वो ग्रहणी और रक्त पे होता है, यकृत पे होता है, रक्त वाहिनियां खराब होती है, लेटर स्टेज में विसर्प और हृदय विकार हो सकते हैं, ऐसा बताया। तो इसमें तो क्या दे सकते सर इसमें? जी क्या दे सकते सर इसमें? परिपाठादिक्वात। परिपाठादिक्वात, ओके सर। और पिटका युक्त ज्वर है तो इसका परिणाम मज्जा तंतु पे, ब्रेन पे जाता है। हाँ सर। हर्पीज की अगर हिस्ट्री होगी तो इसमें भी चलेगा ना सर परिपाठादि? मैं सब देता हूँ आपको पीडीएफ बना के। तो मेरा एक क्वेश्चन और था, जो प्रेजेंट में मेरा पेशेंट चल रहा है ना, तो उसको 3 चीजों का हिस्ट्री है, एक तो जॉइंडिस का बचपन में, दूसरा मलेरिया, और तीसरा उसको स्किन डिसीज। तो उसमें मैं क्या करूँ, मतलब उसके लिए क्या करूँ मैं? आप पूरा अच्छे से बताइए तब हम करेंगे। मैं अभी इसका फोटो निकाल के भेजने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको ये समझने का पीडीएफ बना के भेजूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने अभी भेजा है ग्रुप में एक पेज का, ये हमारे सर का नोट्स है, ये सभी को नहीं देते हैं सर, अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ये ना हमारे सर ना कुछ खास स्टूडेंट्स को ही दिए हैं, लेकिन आपको ये समझ आएगा कि नहीं पता नहीं। मैं इसका अच्छे से पीडीएफ बना के अच्छा से दूंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, फिर थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं, ठीक है। प्रणाम सभी लोगों को।